नमस्कार, इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही डीप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल इवैल्यूएशन करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक इंसान की पर्सनल साइकोलॉजिकल कमजोरियां और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के सामाजिक और आर्थिक संकट, ये दोनों आपस में मिलकर एक ऐसी ताकत बन गए जिसने एक भयंकर तानाशाही को जन्म दिया। चलिए इतिहास के इस सबसे अंधेरे पन्ने को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हम 6 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। द आइसोलेटेड ड्रीमर, फाइंडिंग पर्पस इन वॉर, एक्सप्लॉइटिंग अ फ्रैक्चर्ड नेशन, द प्रोपेगेंडा मशीन, कैपिटलाइजिंग ऑन इकोनॉमिक कोलैप्स और आखिर में द आर्किटेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट पावर। बेसिकली हम एक टूटे हुए बचपन की छोटी कड़ियों से लेकर एक टूटे हुए देश की बड़ी तस्वीर तक की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे। शुरू करते हैं पार्ट 1 से, द आइसोलेटेड ड्रीमर, ट्रॉमा एंड द सर्च फॉर आइडेंटिटी। अगर हम 1900 के शुरुआती दशक में जाएं, तो हमारा सामना एक ऐसे नौजवान से होता है जो बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन और अपने पर्सनल फेलियर से जूझ रहा था। ये टाइमलाइन अपने आप में एक शॉकिंग कहानी सुनाती है। 1907 से लेकर 1933 तक का ये सफ़र ज़रा सोचिए। एक आर्ट स्टूडेंट जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, जो वियना की सड़कों पर ऐसे ही भटकता रहता था, वो आगे चलकर जर्मनी का सबसे पावरफुल और क्रूर शासक बन जाता है। ये कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? 1907 में वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में उसे लगातार रिजेक्ट किया। उसका बड़ा आर्टिस्ट बनने का सपना टूट गया और इसके तुरंत बाद उसकी माँ की ट्रैजिक डेथ हो गई, जो उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ ये है कि उसकी माँ का इलाज एडवर्ड ब्लॉक नाम की एक यहूदी डॉक्टर कर रहे थे। इन सब चीज़ों ने, अपने सपने टूटने का ट्रॉमा और माँ को खोने का दुख, उसे एकदम अकेला कर दिया और एक टाइम पर तो वो बेघर तक हो गया था। तो यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल उठता है, एक अकेला बेघर पेंटर आखिर इतनी बड़ी आबादी को मैनिपुलेट करने वाला नेता बन कैसे गया? इसका जवाब छुपा है उसकी अर्ली लाइफ में। सामाजिक संबंधों की जो ये कमी थी ना, उसने इसके अंदर एक नया मकसद पाने का, अपनी एक नई पहचान बनाने का एक जुनून पैदा कर दिया, और वही जुनून आगे चलकर पूरी दुनिया पर थोप दिया गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, फाइंडिंग पर्पस इन वॉर, फ्रॉम एलियनेशन टू कमैरेडरी। जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो इसने उसे एक बेमकसद जिंदगी से बाहर निकलने का एक परफेक्ट एस्केप दे दिया। एक फेल हो चुका कलाकार अब एक डेकोरेटेड सोल्जर बन गया था। सिविलियन लाइफ में जो अनुशासन की कमी थी, जो केओस था, उसकी जगह अब 16th बवेरियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक मिलिट्री मैसेंजर की स्ट्रिक्ट और पर्पसफुल लाइफ ने ले ली थी। ये मिलिट्री सर्विस असल में उसके आइडेंटिटी क्राइसिस को संभालने का एक बहुत बड़ा कोपिंग मैकेनिज्म बन चुकी थी। उसने खुद इस वॉर को अपनी लाइफ का सबसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बताया। हालांकि वो लैंस कॉर्पोरल की रैंक से ऊपर कभी नहीं जा पाया और उसके कमांडर्स भी मानते थे कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी है, फिर भी सेना ने उसे एक नया परिवार दे दिया था। उसका अकेलापन मिलिट्री भाईचारे में बदल गया और उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित भी किया गया। जो हैरानी की बात यह है कि एक यहूदी ऑफिसर ह्यूगो गुटमन ने रेकमेंड किया था। ये उसकी लाइफ का पहला असली सोशल स्टेटस था। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एक्सप्लॉइटिंग अ फ्रैक्चर्ड नेशन, द ट्रॉमा ऑफ डिफीट। 1918 में जब अचानक युद्ध खत्म हुआ, तब वो मस्टर्ड गैस अटैक के कारण अंधा होकर एक हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था। ये सडन हार उसके लिए किसी निजी धोखे जैसी थी, जिसने उसके बचपन के पुराने ट्रॉमों को फिर से ताज़ा कर दिया। वर्साइल्स की ट्रीटी की कंडीशंस सच में बहुत खौफनाक थीं। जर्मनी का 13% इलाका छीन लिया गया, राइनलैंड को डीमिलिटराइज कर दिया गया, सेना को सिर्फ 1 लाख लोगों तक लिमिट कर दिया गया, और ऊपर से भयंकर आर्थिक मुआवजा। इन ह्यूमिलिएटिंग शर्तों ने जर्मनी के लोगों में एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर दिया। एक तरफ उसका पर्सनल दुख था और दूसरी तरफ पूरे देश की निराशा आपस में जुड़ने लगी थी। यहाँ इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है, डोल्स्टोस लेजेंडे, जिसे स्टैब इन द बैक मिथ भी कहते हैं। ये एक झूठी कंस्पिरेसी थ्योरी थी कि जर्मन आर्मी बैटल में हारी नहीं थी, बल्कि उनके अपने सिविल लीडर्स यहूदियों और मार्क्सिस्ट ने उनकी पीठ में छुरा भोंपा है। इस थ्योरी ने उसके अंदर के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और गुस्से को एक बाहरी निशाना दे दिया। उसने अपनी पर्सनल नफरत को हथियार बनाया और यहीं से वो पूरी तरह से रेडिकलाइज हो गया।
सेक्शन 4 द प्रोपेगेंडा मशीन, बिल्डिंग अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। सेना ने पॉलिटिकल ग्रुप्स की जासूसी करने के लिए एक इंटेलिजेंस ऑफिसर कार्ल मायर को रखा था, पर उन्हें नहीं पता था कि उसे जर्मन वर्कर्स पार्टी में जासूसी करने भेजकर वो अनजाने में एक मॉन्स्टर के पॉलिटिकल करियर को लॉन्च कर रहे हैं। पार्टी के अंदर उसका ग्रोथ लिटरली एक रॉकेट की तरह था। सोचिए, मेंबर नंबर 555 के रूप में जुड़ना और फिर उसमें मौजूद एक गजब के आक्रामक और जोशीले वक्ता का बाहर आना। उसने पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रख दिया, स्वस्तिक का साइन अपनाया और आखिरकार पार्टी पर पूरा डिक्टेटोरियल कंट्रोल मांग लिया। एक अननोन जासूस अब एक करिश्माई जननेता बन चुका था, जो मास रिसेंटमेंट को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। उनका ये 25 पॉइंट प्रोग्राम बहुत ही स्मार्ट और कैलकुलेटेड था। सभी जर्मन्स को एक करना, ट्रीटी ऑफ वर्साई को रद्द करना, यहूदियों से नागरिकता छीन लेना और मार्क्सिज्म को तबाह करना। इस मैनिफेस्टो ने बेसिकली आम जनता की इन्हीं साइकोलॉजिकल कमजोरियों को टारगेट किया। इसने एक्सट्रीम नेशनलिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ फोकस्ड नफरत के साथ बहुत ही ब्रिलियंटली ब्लेंड कर दिया। अब इस इंसिडेंट पर गौर कीजिएगा। 1923 का बियर हॉल पुच एक कंप्लीटली फेल हो चुका विद्रोह था, जिसमें 14 नाजीज मारे गए और उसे 5 साल की सजा हुई। हालांकि उसने सिर्फ 9 महीने ही जेल में काटे, लेकिन इंस्टेड ऑफ एंडिंग हिज करियर, उसने इस फेल्ड को एक मैसिव पीआर स्टंट बना दिया। जेल में उसने अपनी फेमस बुक माइन काम्फ लिखी और ये समझ गया कि ताकत फोर्स से नहीं बल्कि इलेक्शंस और बैलेट बॉक्स के जरिए हासिल की जानी चाहिए। मूव करते हैं सेक्शन 5 पर, कैपिटलाइजिंग ऑन इकोनॉमिक कोलैप्स, डिस्पेयर एज अ वेपन। उसकी ये केयरफुली बनाई गई पॉलिटिकल मशीन शायद साइडलाइंस में ही रह जाती अगर ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश ना होती। लोगों की हताशा ही अब उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। 4 ट्रिलियन से भी ज्यादा। ये नंबर कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग और डरावना है। 1923 के उस हाइपर इन्फ्लेशन क्राइसिस के टाइम पर एक सिंगल यूएस डॉलर के बदले 4 ट्रिलियन से ज्यादा जर्मन मार्क्स देने पड़ते थे। इस स्थिति ने मिडिल क्लास की सारी सेविंग्स को लिटरली मिट्टी में मिला दिया, और यही वो आर्थिक बर्बादी थी जिसने आम लोगों को उसकी कट्टरपंथी बातों पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। और फिर जब 1929 की द ग्रेट डिप्रेशन आई, तो एक और डरावना फिगर सामने आता है। 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग अचानक बेरोजगार हो गए। इसने देश में एक ऐसी भयंकर इकोनॉमिक डेस्परेशन पैदा कर दी जहां लोगों को एक्सट्रीम और ऑथोरिटेरियन सॉल्यूशंस अचानक से बहुत वैलिड लगने लगे। उसके बाद इलेक्शन के नंबर्स देखिए। 1928 में बस 2.6% और वहां से 1932 में सीधे 37%। इस पूरे पब्लिक पैनिक का फायदा उठाते हुए और एक ही दिन में एयरप्लेन्स यूज करके मल्टीपल शहरों में भाषण देने जैसी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके उसकी पार्टी बहुत ही कम समय में जर्मन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन गई। आखिरी हिस्सा सेक्शन 6 द आर्किटेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट पावर, सीजिंग द स्टेट। वहां के जो ताकतवर कंजर्वेटिव एलीट्स थे, उन्होंने उसके मैनिपुलेशन की क्षमता को बहुत कम आंका। उन्हें लगा कि वो उसको इजीली कंट्रोल कर लेंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी जब उन्होंने प्रेशर बनाकर प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग से उसे जनवरी 1933 में चांसलर बनवा दिया। 1933 की राइक्सटैग फायर इस पूरे क्रम में एक गेम चेंजर मोमेंट थी। पार्लियामेंट बिल्डिंग के जलने का सीधा ब्लेम एक कम्युनिस्ट पर डाल दिया गया। इस इंसिडेंट को एक कैटलिस्ट की तरह यूज करके फ्री स्पीच, प्रेस और बेसिक सिविल लिबर्टीज को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। इमरजेंसी कानून लाए गए ताकि बिना किसी ट्रायल के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल में डाला जा सके। बचपन में उसे जिस एब्सोल्यूट ऑर्डर की कमी थी, वही अब उसका सबसे बड़ा जुनून बन चुका था। मार्च 1933 का ये एनेबलिंग एक्ट दरअसल वो आखिरी कानूनी चाल थी जिसने जर्मन डेमोक्रेसी का फॉर्मली मर्डर कर दिया। इसने पॉलिटिकल राइवल्स पर बैन लगा दिया, ट्रेड यूनियंस को नष्ट कर दिया और पार्लियामेंट को परमानेंटली बाईपास कर दिया। आप समझ सकते हैं, एक पूरा देश रातों रात एक कंप्लीट टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप में तब्दील हो गया था। और फिर आती है द नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स, अपने ही सबसे पुराने एलाइज और साथियों का, जिसमें अर्नस्ट रोम भी शामिल था, मर्डर करके उसने प्रोफेशनल जर्मन मिलिट्री की कंप्लीटली वफादारी हासिल कर ली। उसने बेसिकली अपनी शुरुआती केओटिक और पावरलेस लाइफ की कमजोरी को छुपाने के लिए टोटल कंट्रोल को ही अपना सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया था। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही डीप और अनसेटलिंग सवाल के साथ छोड़ता है। एक डेमोक्रेसी आखिर कितनी फ्रजाइल होती है जब इकोनॉमिक डिस्पेयर एक कैरिस्मेटिक रेडिकलिज्म के साथ टकराती है?
ये हिस्टोरिकल एनालिसिस हमें एक चिलिंग रियलिटी दिखाता है कि जब सोसाइटी की भयंकर लाचारी किसी एक इंसान के एब्सोल्यूट पावर पाने के ट्रॉमा और जुनून के साथ मिलती है तो उसके नतीजे पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। आगे आने वाले समय के लिए ये एक ऐसी सीख है जिसे इग्नोर करना बहुत खतरनाक हो सकता है।